गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आप सभी सैकुशल। तो देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था 5वां लेसन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और इससे संबंधित मैंने आपको न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आज पढ़ाने वाला हूँ। और डोबे राइनर का कौन सा सिद्धांत बोलो एक बार? त्रिक सिद्धांत। ठीक है, हम 4 सिद्धांतों की इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीफ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है ना, मेंडलीफ आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। तो पहला सिद्धांत समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबे राइनर ने तत्वों के परमाणुओं के 3 के समूह बनाए और उन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, और पहले तथा तीसरे तत्वों की परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होता है। ठीक है, और अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोबे राइनर के 3 त्रिक कौन कौन से हैं? तो 3 ट्रिक। ठीक है, समझिए आप थोड़ा सा। मैंने तीनों को 3 ट्रिक से बता दिया। पहली ट्रिक थी लीनाकी, दूसरी केसरवटी, तीसरी कलभारी। लीनाकी, केसरवटी, कलभारी। बोले तो बोले दिया, लिखे तो लीनाकी, केसरवटी, कलभारी। ये हो गए 3 ट्रिक। ठीक है, और इनमें से एक ट्रिक आपको याद होना चाहिए किस तरीके से निकाला जाता है। बाकी इनका ऑटम नंबर याद करने की या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक का पता हो जाना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये 7 है, ये 39 है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 7 + 39 बटे 2, 46 बटा 2 = 23। क्लियर? और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा सिद्धांत। कौन सा? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। चले आगे देखिए। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल ही। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो देखो, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत देखो, वही पहली बात तो आपको पता है। बताओ क्या? चाहे न्यूलैंड की बात करूं, चाहे डोबे राइनर की बात करूं, चाहे मैं मेंडलीफ की बात करूं, इन तीनों का आधार एक ही है कि इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। वहां पर तो क्या था? 3 का समूह था, तो इसलिए आपको 3 के समूह बोल देना है। यहाँ पर 3 का समूह नहीं है। नाम क्या आ रहा है? यहाँ पर जो अष्टक आ रहा है, अष्टक का मतलब 8 है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और ये बताया कि आने वाला प्रत्येक 8वां तत्व गुण धर्मों में प्रथम तत्व से समानता रखता है। तत्वों को व्यवस्थित किया। इसकी तुलना इन्होंने किससे की? संगीत के 8 सुरों से की। संगीत के जो 8 सुर हैं, कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी और सा। ठीक है, तो देखो मैं आपको अब इसे प्रैक्टिकली रूप में समझा देता हूँ। ये थ्योरेटिकल रूप था इसका। ठीक है, समझिए। देखो, ठीक से देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, और ये सा दोबारा से आ जाता है ना। ये सा रे गा मा पा धा नी सा।
आपको याद होना चाहिए जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो अक्रिय गैसों का मतलब तो आपके समझ में आ रहा होगा ना, सीधा सीधा बताओ क्या। ये जो होते हैं अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें, नोबल गैसें हैं। याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अभी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि खोज ही नहीं हुई तो हम इनकी चर्चा क्यों करेंगे, बताइए। ये न्यूलैंड क्यों चर्चा करेंगे, इसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन और हीलियम की चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये नोबल गैसें हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन आता है। और नियोन की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, अक्रिय गैस है ये। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर के बाद में ये क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में क्या आ जाएगा बताओ, कैल्शियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैल्शियम। आपको यहां तक तो याद ही रखना है, ठीक है। और यहाँ चाहे आप लोग तो याद रख लेना, निकिल और कोबाल्ट को उन्होंने यहाँ रखा था, निकिल और कोबाल्ट यहाँ रखा, ठीक है। इतना याद हो जाए तो अच्छी बात है। और Fe को यहाँ याद कर लेना, ये लीजिए, ये क्या हो गई, ये न्यूलैंड अष्टक सारणी, ठीक है। समझिए आप लोग बस बड़े ध्यान से समझिए। आपसे पूछा जाता है कि भाई न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। और इन्होंने इसकी तुलना संगीत के 8 स्वरों से की, इसलिए इन्हें अष्टक नियम कहते हैं। आखिर ये नियम कहता क्या है, ये नियम ये कहता है श्रीमान जी कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आने वाला आठवां तत्व पहले तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। मतलब पहला और आठवां, हर किसी का देख लो आप, हर किसी का, ठीक है ना। आठवां तत्व पहले तत्व से गुणधर्म में क्या होगा, समानता होगा। तो जब वो गुणधर्म में समानता रखेगा, समान होगा, तो उसको एक ही वर्ग में रखा जाएगा, या इन्होंने रखा, ठीक है। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 हो गए ना। आने वाला आठवां कौन सा हो गया इसका, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये है, इसका आठवां कौन सा हो गया, गिनना शुरू करो, इसको पहला माना ना, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया, तो इसका आठवां कौन सा होगा, गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आ गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बोरॉन और एल्यूमिनियम समानता रखेंगे, कार्बन और सिलिकॉन समानता रखेंगे, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस समानता रखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर समानता रखेंगे। ये यहाँ तक न्यूलैंड ने कह दी अपनी बात, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिए, कह तो दिया, तत्वों को व्यवस्थित भी कर दिया, लेकिन बड़े ध्यान से समझने की बात ये कहें कि यह न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है ये कैल्शियम के बाद में आने वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है, यह सिद्धांत फेल होगा, ठीक है। तो इसलिए यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता है, ठीक है। और न्यूलैंड ने जो ये सिद्धांत दिया था वो कितने तत्वों के लिए दिया था, 56 तत्वों के लिए। बड़े ध्यान से समझना इसमें, ठीक है ना। न्यूलैंड ने या न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में या न्यूलैंड के अनुसार कितने तत्वों को व्यवस्थित किया, 56 तत्व। लागू कहां तक हुआ, केवल ये कैल्शियम तक, कैल्शियम तक लागू हुआ, इसके पश्चात फेल हो गया, इसकी कल्पना में मात्र 56 तक। अब आप समझो इस सिद्धांत की कमी, ठीक है ना। ये तो सिद्धांत था, दे दिया, अब कमी क्या है, बड़े ध्यान से। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है वो ये है कि न्यूलैंड की कल्पना में, न्यूलैंड ने जो अपनी इमेजिनेशन की थी, जो कल्पना की थी, इन्होंने बताया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं,
ठीक है ना। और इसके पश्चात कोई तत्व नहीं खोजा जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी कर दी इन्होंने। अब देखो 56 तत्व इन्होंने कह दिए और वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है 118। तो सिद्धांत तो वैसे ही फेल हो गया। इन्होंने कहा भविष्यवाणी कर दी कि भाई प्रकृति में 56 तत्व हैं, इसके बाद में कोई खोजा ही नहीं जाएगा, जबकि खोज लिया गया, तो सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, एक कमी ये रही। दूसरी कमी ये रही कि इन्होंने जो तत्वों को व्यवस्थित किया, तो व्यवस्थित करने पर समान गुण धर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रख दिया। समान तत्व जो थे गुण धर्मों में समान, अब जैसे मान लो यहाँ पर ये फेरस है, ये लोहा है, ये यहाँ पर निकिल और जो कोबाल्ट है, ठीक है, ये धातु है, तो धातु के गुण इसमें क्या सिमिलरिटी होगी, समानता होगी, जबकि इनको कहाँ रख दिया, फेरस को अलग रख दिया। ठीक है ना। और अगली कमी, निकिल और कोबाल्ट को इन्होंने एक साथ वहां रखा जहां पर क्लोरीन फ्लोरीन रखी हुई है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ में अर्थात अधातु के साथ में उन्होंने किसको रख दिया, धातु को रख दिया, तो ये इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसलिए हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये क्या है, असफल हो गया, फेल हो गया। बस समझ में आ गई। तो डोबे-राइनर का सिद्धांत फेल क्यों हुआ, 3 ही त्रिक दे पाया, इसके पश्चात के तत्व जो थे वो गुण धर्मों में जो त्रिक बनाए गए उनसे मेल नहीं खाता था। डोबे-राइनर का न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत फेल क्यों हो गया, भाई इन्होंने कह दिया कि प्रकृति में 56 तत्व हैं, कोई तत्व खोजा ही नहीं जाएगा, जबकि खोजे गए, तो ये सिद्धांत की कमी ये रही। समान गुण धर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रख दिया, ठीक है ना, और असमान गुण धर्मों वाले जो तत्व थे उनको समान समूह में रख दिया। ये आपके सामने उदाहरण है। अरे बस, इसलिए ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी क्या हो गया, फिर चले आगे देखिए। मुझे चरणों से लगावे मेरे श्याम दीवाने, मेरी सांस सांस में तू है, मेरी सांस में दीवाने। देखिए 4 साइंटिस्टों के, 4 रसायन विज्ञानियों के हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। 2 की चर्चा कर चुके, डोबे-राइनर, न्यूलैंड, ठीक है। तीसरा साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने जो दिया जिसे मेंडलीफ आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। मेंडलीफ आवर्त नियम का भी आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है, ठीक है। तो देखिए भाई ध्यान से, मेंडलीफ आवर्त आपके बार बार ये आवर्त समझ नहीं आ रहा होगा। आवर्त का इंग्लिश वर्ड होता है पीरियोडिक, आवर्ती बोलते हैं ना पीरियोडिक, और आवर्त पीरियड, ठीक है ना। तो देखो आखिर ये आवर्त क्या होता है, तत्वों को जब हम व्यवस्थित कर रहे हैं ना, अगर तत्वों को यूं कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर, जैसे माना कि मैंने लिखा, मान लीजिए लीना इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो तत्वों को व्यवस्थित मैंने कैसे किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में किया है, एक क्षैतिज पंक्ति के रूप में किया है। तो ये क्षैतिज जो पंक्तियां इस तरीके से जो खींची जाती है, ये पंक्तियां, इनको ही आवर्त कहते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, आवर्त। और ऊपर से नीचे की ओर जो ये लाइन खींचूंगा मैं, यूं ऊपर से नीचे ये जो कॉलम है, ये वर्ग है जिसकी मैं विस्तृत चर्चा आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत करूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं मेंडलीफ आवर्त नियम, ठीक है। मेंडलीफ आवर्त नियम का जो मुख्य आधार है वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है, ठीक है। तो देखिए मेंडलीफ आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों को तत्वों के भौतिक एवं
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये देखिए, तत्वों के भौतिक, फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनके एटम मास के पीरियोडिक फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब तत्वों के हम भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आवर्ती फलन होता है, अर्थात एक निश्चित सीक्वेंस के पश्चात उसकी आवृत्ति हो जाती है, दोबारा से वो आ जाता है। आर्य रस मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला ये हूँ कि जब आपको मेंडलीफ आवर्त नियम याद हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपको आधुनिक आवर्त नियम भी याद हो गया। ठीक है, मेंडलीफ आवर्त नियम याद हो गया तो समझ लीजिए आधुनिक आवर्त नियम भी याद हो गया। और आधुनिक आवर्त नियम देने वाला कौन है? बोलो, मैंने बता दिया, बोलो, शाबाश, कोशिश करो। हेनरी मोजले। और मैंने आपको जब ये चारों लिख करके साइड में लिखा था कि हेनरी मोजले की जो सारणी है उसका मुख्य आधार क्या है, बताओ क्या? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो बस आपको याद हो गया। आपको यहाँ पर परमाणु जो द्रव्यमान लिखा हुआ है, इस द्रव्यमान के स्थान पर केवल आपको नंबर लगाना है, क्रमांक लिखना है। यही क्या बन जाएगा? आधुनिक आवर्त नियम हो जाएगा। तो मैं लिख दूं इसे, ये आधुनिक आवर्तन नियम। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप बहुत अच्छे शब्दों में कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम जो है गिवन बाय हेनरी मोजले, मॉडर्न पीरियोडिक रूल्स गिवन बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने ये नियम दिया था और हेनरी मोजले ने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और यदि आपने इसकी जगह यूज ले लिया परमाणु द्रव्यमान, तो ये नियम किसका चला जाएगा? किसका चला जाएगा? मेंडलीफ का चला जाएगा। मेंडलीफ आवर्त नियम चला जाएगा। मेंडलीफ आवर्त नियम का मुख्य आधार परमाणु द्रव्यमान, आधुनिक आवर्त नियम का जो मुख्य आधार है वो परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको। मेंडलीफ आवर्त सारणी के अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी उपलब्धि है, क्या इसकी कमी है। ठीक है, तो हम इसकी उपलब्धि और कमी दोनों को ही पढ़ेंगे और इसी प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी सफल क्यों है। ठीक है, हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर ही ये लेसन का जो पूरा अंतिम जो भाग है वो आधुनिक आवर्त सारणी पर ही टिका हुआ। हम दोनों की आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी दोनों की कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ेंगे, दोनों की उपलब्धियां भी पढ़ेंगे। और मेंडलीफ आवर्त सारणी की जो कमी है वो उपलब्धि किसकी हो जाएगी? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है ना, इसकी कमियां जो है उसको वो दूर कर देगा, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी उपलब्धि हो जाएगी। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखा करो, सुना करो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसका बीच में वीडियो को पॉज कर लिया करो। और जहाँ तक मैं मानता हूँ स्क्रीनशॉट की तो फिर व्यवस्था नहीं है, शायद नहीं आता है मेरे हिसाब से जहाँ तक है। ठीक है, और बाकी आप पढ़ते रहें, पूरे मनोयोग से पढ़ें और बार बार कह रहा हूँ टेंशन से ना पढ़ें, रटने के हिसाब से ना पढ़ें। ठीक है ना,
ये साइंस हैं। जब जब मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आया, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया, मैंने स्टूडेंट से सबसे पहले मेरी क्लास में बस यही कहता हूँ कि बेटा अगर साइंस आपको पढ़ना है तो सबसे पहले तो ये टीचर के द्वारा, अन्य टीचरों के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो ये भ्रांति बनाई गई है कि रियल में साइंस तो बहुत कठिन है, सबसे पहले आप इसे दूर करें। ठीक। सेकंड बात, बहुत से टीचर कहते हैं हाँ बेटा ये लिखा दिया इसे रट लीजिए। अरे मैं कहता हूँ कि रटने का सिस्टम खत्म कर दीजिए आप। अगर आप रट करके पढ़ोगे, आप खुद सोचो, आपने रट लिया, आगे पढ़ते रहे, इतनी मोटी किताब, बताओ पीछे का जो चैप्टर है, बीच में जो है, ठीक है ना, वो कैसे याद करोगे? इसलिए प्रत्येक बात को समझना, और जहाँ पर मुझे लगता है कि समझने के अलावा स्टूडेंट को थोड़ा सा ये सिमिलरिटी है इन बातों में, तो मैं वहाँ पर ट्रिक्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को समझा देता हूँ। बट मैं मेरे स्टूडेंट को एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म पर ला करके छोड़ता हूँ। यही कारण है कि मेरा 100 मिशन हमेशा सफल होता है। और आप बिल्कुल कोई टेंशन मत कीजिए, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद। इजाज़त दीजिए और आप लोग वीडियो देखिए।